हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी मिस्टर बलविंदर कुमार से, जो कि एक रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आईएएस रह चुके हैं। सर ने बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ अपने करियर में होल्ड किए हैं। वो लास्ट में जब रिटायर हुए थे तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में सेक्रेटरी के पोस्ट से रिटायर हुए थे। और इसके अलावा बाद में सर ने रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी में उसके मेंबर रह चुके हैं। वो वहाँ से भी रिटायर हुए थे। उसके बाद सर ने बहुत सारे अलग पोर्टफोलियोज़ होल्ड किए हैं ड्यूरिंग दियर सर्विसेज। वो डीएम भी रहे हैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के यूपी में। तो हमने उनसे बात करके जाना कि आईएएस ऑफिसर्स का काम क्या होता है, रोल क्या होता है, कैसे चैलेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस कैसे होते हैं, हम उससे बचते कैसे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हुए उनके काम क्या होते हैं, तकलीफ़ें क्या होती हैं, पब्लिक से कैसे जुड़ने का प्रयास होता है। डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करी। इसके अलावा सर का खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग लाइफ। आप उसको जाकर देख सकते हैं। सर लगातार कंटिन्यूसली एजुकेटिव वीडियोस बनाते जा रहे हैं। फाइनेंस के ऊपर भी बनाते हैं, वो माइंड थेरेपी के ऊपर बनाते हैं, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बना रहे हैं और काफ़ी कुछ वो इसमें काम कर रहे हैं। हमने मेंटल अवेयरनेस के बारे में बात करी कि मेंटल हेल्थ जो होती है वो कितना इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए या इन जनरल लाइफ के लिए। तो आई होप कि इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलेंगे और हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पॉजिटिव इनपुट दे रहे होंगे सोसाइटी को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे जाके जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही नंबर्स बढ़ेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, हम गेस्ट इनवाइट करते चले जाएंगे। सो एंजॉय द वीडियो। रिटायर कब हुए थे सर? मैं 2017 में रिटायर हुआ। 17 में? मैं सेक्रेटरी माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद से जो है वो रिटायर हुआ। ये इसका मैंने सुना है। मैं अगर थोड़ा सा उसमें ड्वेल करूं तो अनिल सर के बारे में, वो भी शायद सेम वो कोल मिनिस्ट्री में था और मैं माइंस मिनिस्ट्री में था उसी समय 2015 से 2017 के बीच में। दोनों अलग अलग नहीं है? दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। अच्छा। तो हाँ, वो कोल मिनिस्ट्री अलग से एक मिनिस्ट्री है और माइंस जो है वो अलग सेपरेट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है। तो इनका जो लिंकेज होता है वो काफ़ी कॉमन है? लिंकेज कॉमन मिनिस्टर थे तो इस वजह से एक दूसरे मिनिस्ट्रीज के बीच में इंटरेक्शन जो है वो थ्रू मिनिस्टर आता था। अच्छा। तो वेलकम टू द शो सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू हैव यू हियर और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। तो आपके बारे में हमने पढ़ा है, बट अगर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए बोलूँ तो आप कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं एक ऐसे अननोन पर्सन को जिसने आपके बारे में नहीं सुना है? मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बिलोंग करता हूँ और 1981 मेरा बैच है, यूपी कैडर है और मैंने यहाँ से सर्विस स्टार्ट की। पहले स्टेट गवर्नमेंट में मैंने काम किया, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे काम किया, कई पोस्टों पे हम रहे और फाइनली जो है वो 2017 में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यूनियन सेक्रेटरी ऑफ माइंस से मैं रिटायर हुआ। उससे पहले मैं यहाँ वाइस चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी करीब 1.5 साल रहा एंड कई तरह की पोस्ट पर मैं जो है आईएएस में होने के नाते जो है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने सर्व किया। और आईएएस के रिटायर होने के बाद मुझे एक असाइनमेंट मिला मेंबर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा यूपी के अंदर। तो मैं करीब वहाँ 3.5 साल रहा और उसके रिटायरमेंट के बाद फरवरी 2022 के बाद फिर मैं अपना काम जो है मैंने एक स्टार्टअप सेटअप किया है। मैं उसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ।
स्टार्टअप वर्जन की डिजिटल है कुछ आप ये फिजिकल? अभी डिजिटल है, बट इसको हम बहुत जल्दी जो है एक माइंड थेरेपी एंड वेलनेस क्लिनिक भी बना रहे हैं, जहाँ पर कि आप हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं सेम प्लेस पे। ओके ओके, ये काफी डाइवर्स हो गया है एक हाँ, IAS के हिसाब से। या काफी जो है देखा जाए तो मैं इनफैक्ट IAS में आने से पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था। करीब 1.5 साल मैंने ट्रेनिंग ली वहाँ इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में। सो फ्रॉम IFS टू IAS टू रेरा, एंड इस बीच में मैं जो है वो एक SGT यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, मैं उसका वाइस चांसलर के पद पे भी रहा। तो मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, NGOs में, कई डाइवर्स सेक्टर में काम किया। तो सर अब जैसे आप अपना बता रहे हैं, आपने एजुकेशन फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपने रेरा में काम किया है, आपने मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में काम किया है, स्टेट में जाके काम किया, अभी आप अपना स्टार्टअप में भी काम कर रहे हैं। ऑल तो अगर मैं प्रोफेशनल चीज़ों की बात करूं तो एक IAS के हिसाब से काफ़ी डाइवर्स है, या मुझे डाइवर्स लग रहा है? तो आपके हिसाब से एक IAS का रोल होता क्या है कंट्री में? IAS का देखा जाए तो बहुत डाइवर्स रोल्स हैं, और दो तरह के यदि देखा जाए तो रोल आप कह सकते हैं। पहला है फील्ड पोस्टिंग्स, जहाँ होती है हम लोग शुरू में SDM बनते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, कई स्टेट्स में जिला परिषद वगैरह पर रहते हैं। फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पे रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देन डिविजनल कमिश्नर। इनको आप फील्ड लेवल पोस्टिंग्स कह सकते हैं, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आ जाते हैं हमारी डेस्क जॉब्स, सेक्रेटरीट जॉब्स। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर रहते हैं। सभी ज़्यादातर स्टेट्स में यही सेटअप है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आते हैं तो डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दो हमारे मेन रोल हैं, फील्ड लेवल पोस्टिंग्स एंड पॉलिसी रिलेटेड वर्क, जो हम सेक्रेटरीट में रह के करते हैं। तो ये तो ऑन द जॉब आप चीज़ें काफ़ी सीख रहे हैं, क्योंकि जब आप उधर IAS बन के गए तो आप मिनिस्ट्री ऑफ अपने कोल में बताया जैसे काम किया है, उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट्स में जैसे काम कर रहे हैं, तो बेसिक पेपर वर्क भी आपको सीखना होता है, और ऐसे सीखते सीखते आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है, या जब पोस्टिंग्स और फील्ड असाइनमेंट मिल जाते हैं उसके बाद आप उस चीज़ के बारे में स्टडी करता हो सीखते आई थिंक IAS की यदि देखा जाए तो सबसे जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, जो ब्यूटी है, रियल ब्यूटी, वो यही है कि डाइवर्स एक्सपीरियंस कि सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, सभी तरह के रिलेटेड सेक्टर में आप जो है पोटेंशियली जा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और हम लोग जब जाते हैं डिफरेंट पोस्टिंग्स पे, वहाँ जाके एक्सपीरियंस मिलता है। तो देखा जाए तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेंट ऑफ माइंड जो है वो IAS ऑफिसर का हो जाता है। और फिर एक स्टेज के बाद बहुत जल्दी जो है हम नई पोस्टिंग पे, अपने नए रोल पे अडेप्ट कर लेते हैं। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आप कह सकते हो कि जब आप 10 साल 15 साल की सर्विस रह के और आपने 5-7 डाइवर्स सेक्टर्स में काम कर लिया, फिर उसके बाद जो है कभी प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी पोस्ट पर जाके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट पोस्टिंग क्या थी? मैं IAS प्रोबेशनर था बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यूपी के अंदर। ये इनफैक्ट लखनऊ से कुछ दूरी पर जो है वो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, उसकी एक तहसील थी फतेहपुर। तो मैं फर्स्ट टाइम जो है वो मैं SDM, और उससे पहले IAS प्रोबेशनर कुछ टाइम पर मैं वहाँ रहा। और फिर मेरी पोस्टिंग जो है वो मुरादाबाद में हुई SDM, और 2 साल में रहा। तो ये जनरली हम लोगों की सीनियर स्केल मिलने से पहले पोस्टिंग जो है वो रहती है सामान्यतः SDO/SDM, सब डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अच्छा, ये दोनों अलग अलग होते हैं? बेसिकली कई स्टेट्स के अंदर जैसे जो है आप DM और DC का है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और कई जगह जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो कहते हैं।
तो डीसी, डीएम आप कह सकते हैं। उसी तरीके से सब डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कई मतलब डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। तो बट बाय एंड लार्ज डिस्ट्रिक्ट को डीएम मैनेज करता है और फिर सब डिवीजन या तहसील को एसडीएम मैनेज करता है। ये डीसी और डीएम के कंपैरिजन में मैं आऊँगा, बट उससे पहले मैं एक अपना मिथ दूर कर लूँ। मुझे किसी ने बताया था जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, पर्टिकुलरली आईएएस बनते हैं, तो फर्स्ट डे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, अभी पता नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको एक वाइट कपड़े पहनकर एक ब्रीफकेस लेके आदमी मिलने आता है फर्स्ट डे ऑफ पोस्टिंग में और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ऐसा कुछ भी होता है सुना? ऐसा हमारे साथ यूपी कैडर में तो हम लोगों ने नहीं देखा, और ना ही मैंने कभी अपने किसी कुलीग से किसी और स्टेट में इस तरह की बात मैंने सुनी है। इट्स मोर लाइक ए मिथ आई सपोज। तो लोग आपको, जो लोकल लोग हैं, आप जब पोस्टिंग आते तो वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये हूँ, और अपनी पावर या उस चीज़ों को दर्शाने की कोशिश करते हैं? जल्दी नहीं होता। एक तो देखो बेस्ट पार्ट ये है कि जब हम किसी भी फील्ड पोस्टिंग पे जाते हैं, वहाँ के लोकल लोगों को ये इम्प्रेशन रहता है कि ये आईएएस का डायरेक्ट ऑफिसर है और किसी किस्म का कोई न्यूसेंस वैल्यू जो है वो नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा, एफिशिएंट होगा, काम करने वाला ऑफिसर है। जनरली ये इम्प्रेशन जो है वो रहता है, और धीरे धीरे वो फिर एक रेपुटेशन भी आप बिल्ड करते हैं सर्विस के दौरान। तो उसी तरीके से पॉलिटिशियन, लोकल लोग जो है वो आपके साथ जो है वो बिहेव करेंगे। तो आपका सेंट्रल सर्विस है, बट स्टेट में जाते हैं तो कंट्रोल कैसे करता है? कौन चीज़ें कंट्रोल करता है? स्टेट करता है, सेंटर करता है? जब हम स्टेट गवर्नमेंट में रहते हैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज आ बॉस। देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट है, परंतु हम हैं, वी आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जब हम स्टेट में जाएंगे तो अंडर स्टेट गवर्नमेंट। जब हम सेंटर में आएंगे डेपुटेशन पे, जो 25% कोटा रहता है, जब हम सेंटर में आएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, आई मीन प्राइम मिनिस्टर, और एक मिनिस्ट्री है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज सेटअप पे रहते हैं। तो जनरली आपने ग्राउंड लेवल की अगर बात करूं तो ग्राउंड लेवल पे एक आईएएस कैसे काम करते हैं? अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका तो ग्राउंड लेवल पे हम बोलते हैं ना कि, क्योंकि इंटरव्यूज में हमने सुना है कि ग्राउंड लेवल पे मैं चीज़ें बदलना चाहता हूँ। ग्राउंड लेवल पे यदि हम देखें तो एज डीएम, एज कमिश्नर और एज एसडीएम, ये तीन जो है वो टेयर सिस्टम रहेगा। पहले मैंने बताया कि सब डिविजनल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देन डिविजनल कमिश्नर, ये तीन लेवल का है। फिर उसके बाद आप स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। इन तीनों लेवल पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो डीएम का है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर है और दूसरा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि 85 तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जेल डिपार्टमेंट है, स्कूल्स हैं, सब तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ पे उनके हेड्स हैं जो काम करते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो ऑफिसर्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डीएम को कहती है कि आप इस डिपार्टमेंट के, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने में मदद करिए आप कंसर्न डिपार्टमेंट की, नंबर 1। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज लॉ एंड ऑर्डर, कि पुलिस के साथ जो है आपका बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है वो होना चाहिए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आई थिंक देखा जाए तो अंग्रेज़ों के टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था उस समय आईएएस का, या उससे पहले जो है जो भी सर्विसेज रही, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेन प्रायोरिटी थी, रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो रेवेन्यू कलेक्शन तो आप बिल्कुल ही जो है देखा जाए तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, क्योंकि अब उसकी कोई
लगान जो है वो आपने देखा होगा, कभी आप सुनते भी नहीं होंगे, परंतु एक टाइम पे बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी। तो अब इधर लॉ एंड ऑर्डर एंड कोऑर्डिनेशन वर्क जो है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा, लोगों की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग जो चाहते हैं लोग, वो फील्ड लेवल पर इन ऑफिसर्स का काम है उनको एग्जीक्यूट करें, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ये मेन जो है वो काम रहता है। तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता कि स्टेट में गवर्नमेंट कोई और है, सेंट्रल में कोई और है, तो आप बीच में बैलेंस बना के चलना है? जनरली नहीं। जैसे सपोज करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही सारी जो है स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है एग्जीक्यूट होती हैं। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट्स दे दिए और उनको इम्प्लीमेंट। यदि कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो वो स्टेट सेंटर के बीच में हो सकता है किसी इशू को लेकर, बट फील्ड लेवल पर जो है वो जनरली इस तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं देखा जाता। मैंने एज ए सिटीजन सिविल सर्विसेज को, पर्टिकुलरली आईएएस को, बहुत ग्लैमरस वे में देखा और सुना है। तो आपको लगता है ग्लैमर एग्जिस्ट करता है या सिर्फ दूर से ही है? आई थिंक अब एक तो ये सोशल मीडिया एज में आने से लोगों का अभी भी क्रेज जो है वो आईएएस के लिए बरकरार है, और कुछ बीच में जो है वो वीडियोस वगैरह जो है वो यंग ऑफिसर डालते हैं, तो लगता है कि बड़ा ग्लैमर है इस सर्विस में, बट ऐसा है नहीं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको 10 जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ, ये करो, वो करो, 85 तरह की जो है वो अनडिफाइंड ड्यूटीज़ हैं जहाँ पर कि आप टोटली इन्वॉल्व रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल में जो है वो ग्लैमर है। मेरे ख्याल से ये ऐसी सर्विस है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। तो आपको लगता है कि रिवॉर्ड से ज़्यादा एक टाइम पे पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसका डर बहुत ज़्यादा हो जाता है सर्विस में? ये देखा जाए तो जहाँ पर मेहनत करते हैं, जहाँ पर आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और उसको आप अचीव करते हैं, वही आपका एक इनर मोटिवेशन। यदि हम देखें न्यूरो साइंस के अंदर, आपने डोपामाइन का सुना होगा। डोपामाइन किक होता है जब आप कोई काम करते हैं और आपको रिवार्ड मिलता है, तो वो आपको एक किक मिलता है। यही चीज़ सोशल मीडिया में भी है आज के दिन, कि आपने एक पोस्ट डाली, बहुत ज़्यादा उसमें आपको लाइकिंग्स मिली, डोपामाइन किक हुआ, आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, आप और ज़्यादा आप अपनी वीडियोस को डालेंगे, और ज़्यादा आप ट्राई करेंगे। यही चीज़ जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी कह सकते हैं कि आप इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब में हैं, इतने आप काम करते हैं लोगों के, वहाँ आपको रिकॉग्निशन मिलती है। आई थिंक यही आपकी एक इनर स्ट्रेंथ भी है, इनर मोटिवेशन भी है, विच इज़ बैक्ड बाय डोपामाइन, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, यदि आप न्यूरो साइंस की बात करें। तो ये रिवार्ड, पनिशमेंट, इनर मोटिवेशन, ये तीनों चीजें जो है वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो आपको याद है जब आपने ऑफिस अज्यूम किया था फर्स्ट टाइम, तो ऐसा कोई अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने आपने हेल्प की उनको, और वो काफ़ी आपको थैंक्स बोल के गए हो, ऐसा कोई? बहुत ऐसे बहुत इंसिडेंट्स जो है वो टाइम टू टाइम होते रहे। जब हम एसडीएम थे, वहाँ कोई डिस्प्यूट हुआ गांव के अंदर, गरीब लोग इन्वॉल्व हैं, एससी एसटी के हैं, वहाँ जाके आप उनकी मदद करते हो। सपोज करो कि आप गांव के अंदर एक किसी का एक छोटा सा 2 बीघे का प्लॉट है, और बगल वाला जो है वो बड़ा फार्मर है, उसने जो है वो उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। बीच में एक चक रोड होता है, चक बहुत ये कॉमन कंप्लेंट रहती है कि चक रोड जो है वो एक साइड से छोड़ के दूसरी साइड पे ले लिया। जब आप फील्ड में जाते हैं, उस गरीब आदमी की मदद करते हैं, उसकी ज़मीन को आप रिस्टोर करते हैं, तो आपको वहीं पर जो है वो लोग दुआएं देते हैं, और वही फिर आपका जो है एक किस्म से रेपुटेशन बिल्ट होती है कि देखो ये ऑफिसर कितना काम करने वाला है।
तो वही मोटिवेशन आपको, इनर मोटिवेशन जो है वो मिलता रहता है। तो आई थिंक लोगों की दुआएं जो हैं वो बहुत फील्ड लेवल पोस्टिंग्स में मिलती हैं। तो आपने डीएम फर्स्ट आप कहाँ के बने थे? मैं डीएम जो है वो पहले रामपुर का बना और फिर उसके बाद मैं मुरादाबाद का। रामपुर में मैं केवल 8-9 महीने मैंने काम किया और उस समय वहाँ पर आजम खां का नाम आपने सुना होगा। उस समय वो मिनिस्टर थे, उनसे कुछ प्रॉब्लम हो गई हमारी, फिर उन्होंने ओवरनाइट हमारा जो है वो ट्रांसफ़र करा दिया। तो वो एक जो इनिशियल एंथुजियाज्म था हमारा डीएम का, वो बहुत जल्दी प्रीमेच्योरली उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया, ट्रांसफ़र मेरा करा दिया। फिर उसके बाद 3-4 साल के बाद फिर मुझे दोबारा जो है मैं मुरादाबाद का डीएम बना, जहाँ मैं फिर 2 साल मैंने जो है लगातार काम किया। क्या इशू हुआ था उनके साथ? वो एक एक्चुअली छोटा सा एक कॉम्युनल इशू हो गया था वहाँ पर। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, कुछ कॉम्युनली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो है इनफैक्ट इस प्रेजेंट रजीम से पहले तक जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती थी। छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर हिंदू मुस्लिम इश्यूज हो जाते थे और बड़े फ्लेयर अप करते थे, और यहाँ तक कि जो है वो कर्फ्यू लग रहा है और जो है अरेस्ट हो रही हैं दुनिया भर की। तो हर टाइम एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑन द टो रहता था कि छोटा सा एक, सपोज करो कि एक रिक्शे वाले ने मार दिया, वो रिक्शा चलाने वाला एक कम्युनिटी का है और जिसको चोट लगी वो दूसरी कम्युनिटी का है, और बड़े भरे बाजार में ये यदि इंसिडेंट हुआ तो फिर वो एकदम जो है वो फ्लेयर अप हो जाता था। और ये चीज़ हमने देखी वहाँ पे, हमने रामपुर में भी और मुरादाबाद में कई रॉयट्स हमने देखे अपनी पोस्टिंग्स के दौरान। हिंदू मुस्लिम्स रॉयट्स होते थे, छोटे छोटे इंसिडेंट्स में होते थे, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गियर्ड अप रहता था। एक एडीएम जो है वो सिटी होता था, एक एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, हर टाइम जो है वो, अब फ्राइडे की नमाज है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से जो ये कम्युनली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स थे वो काफ़ी पहले जो है, काफ़ी पहले जो है ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव माने जाते रहे। अब चीज़ें जो है काफ़ी, आपने भी देखा होगा, रियलाइज़ किया होगा कि अब चीज़ें बदल गई हैं। अब लोग ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों पे अब कम्युनल इश्यूज जो है वो नहीं बनते। देखा जाए तो यूपी में आप देखें कि पिछले मतलब आई थिंक 10-12-15 साल से कोई रॉयट्स जो है नहीं देखे गए, बड़े रॉयट्स। अभी आपने दोनों गवर्नमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शनिंग देखी है, तो पर्टिकुलरली अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी कार्डर है आपका, तो यूपी में एक टाइम पे बोला जाता था काफ़ी क्राइम था, एक टाइम पे लोग डरते भी थे, बट आजकल इतना नहीं है। हाँ। तो आपने ये चेंज कैसे देखा? बहुत ज़्यादा, मतलब एक टाइम पर आप देखते थे कि नोएडा और गाज़ियाबाद के अंदर इतनी किडनैपिंग्स होती थी कि इंडस्ट्री वालों को मतलब दिन में जो है उठा लिया जाता था। किडनैपिंग, मर्डर, रैंसम बहुत कॉमन चीज़ें थी। और इनफैक्ट देखा जाए तो यूपी के बहुत सारे जो है पॉकेट्स ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा क्राइम प्रोन थी, वायलेंस होता था। बट अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, इन्होंने काफ़ी टफनेस दिखाई और लॉ एंड ऑर्डर मुझे लगता है और क्राइम बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल हो चुका है। अब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी आपने देखा होगा बिल्कुल चेंज हो गई। आप कोई भी स्टेट ले लें, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है बहुत कंड्यूसिव हो गई। क्राइम जो ट्रेडिशनल टाइप का जो क्राइम था वो बहुत कम हो गया। तो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ट्रेमेंडसली ऑन लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट, स्पेशली कम्युनल फ्रंट पर जो है, जो ये वाले स्टेट्स हैं हमारे यूपी, बिहार
यदि आप देखें तो।